तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। या तो अच्छी स्थिति या तो निरक्षीय स्थिति हमारे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाती है। तो ये अगर आप वीडियो देख लिए तो लगभग में आपके 5 नंबर कंफर्म हो गए बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ किसके कारण देख रहे हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम अगर वैद्युत ध्रुव बनाएंगे, क्योंकि उसके कारण कह रहा है ना, तो हमको पता है कि एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसे तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम मान लें कि माना एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण ए बी है। ये एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण हुआ। इसे ए मान दिए, इसे क्या मान दिए? बी। माना एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण ए बी है जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश उपस्थित है। देखो एक बात हमको पता है कि जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है तो इसके एक छोर पर माइनस होता है, दूसरे छोर पर प्लस होता है। इसका मध्यबिंदु जो है ओ है, मध्यबिंदु ओ है, तथा इनके बीच की दूरी जो है 2l है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी हमेशा क्या मानी जाती है? 2l मानी जाती है। अब इसके कारण हमें अच्छे से भी देखना था। इससे पहले वाले वीडियो में हम अच्छे से भी देख चुके हैं। तो अच्छे का मतलब होता है अक्ष पे, निरक्षीय का मतलब अक्ष पे नहीं, या तो ऊपर या तो नीचे। तो हम मान लें कि मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु क्या था? P था, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु P था जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो देखो इस आवेश के कारण भी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और इस आवेश के कारण भी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, क्योंकि हर आवेश का अपना क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, और उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -q आवेश के कारण भी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और +q आवेश के कारण भी यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो अगर हम मान लें -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम अगर हम E1 दे दें, तो देखो हमें पता है जो अगर माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है विद्युत आवेश की और होती है, तो इसके कारण बिंदु E पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसे हम नाम दे दें E1, तो ये क्या हो जाएगा? E1 अंदर की ओर है। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु P पर होगी उसकी दिशा कहाँ रहेगी? बाहर की ओर, क्योंकि अगर प्लस की आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश से बाहर की ओर होगी, तो ये क्या कर दिए? हम बाहर की ओर कर दिए। इसे हम नाम क्या देते हैं? E2, इसे दे दें E2। तो ये दोनों लंबवत घटक है भैया, ऊपर देख रहे हैं ना, अगर ऊपर हो चाहे नीचे उसे क्या कहते हैं? लंबवत घटक। और जो लंबवत घटक में अगर उनको पूरे सदिश रूप में लिखा जाए तो हमें क्या लगा देंगे? cos थीटा। तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे? cos थीटा। इसमें भी लगा देंगे cos थीटा, क्योंकि ये दोनों कैसे घटक है? लंबवत घटक है। अभी यही समांतर घटक होते तो sin थीटा लगाते, ये लंबवत घटक इसलिए क्या लगा दिए? cos थीटा। तो इनमें जो जो लिखे हैं, तो अगर इनके परिणामित तीव्रता निकालनी है तो परिणामित तीव्रता क्या आएगी? ई। परिणामित तीव्रता ई होगी, उसे हमें निकालनी है, क्योंकि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो परिणामित तीव्रता को कुल तीव्रता निकालेंगे। तो इसमें जो जो किए हैं वही इसमें लिख दिया जाए, जो फिगर के हिसाब से परिभाषा लिखनी है। देखो लिखा है कि बना है हम माना एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ए बी है, जिस पर देखो ये विद्युत आघूर्ण ए बी हुआ, जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश उपस्थित है, +q आवेश उपस्थित है, तथा इनके बीच की दूरी बीच की दूरी 12 है और इनका मध्यबिंदु कितना हो गया हमारा? O। मध्यबिंदु कितना है? O है। O से r मीटर की दूरी पर, O से r मीटर
की दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु P है, निरक्षीय बिंदु P है। हमें जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये बताओ, अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज्ञात करनी है ना, तो इस आवेश कार पे हमें बिंदु P पर देखना है और प्लस आवेश कार पे बिंदु P पर देखना है। तो जिस आवेश कार जिस बिंदु पर निकालना होता है उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। मतलब हमारा कहने का क्या हुआ, बिंदु P और Q के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, माइनस Q और बिंदु P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण यहाँ देखे तो ये दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा एक क्या बन गया, त्रिभुज। अगर ये देखा जाए, इतना हम ले लें, ये AOP ये एक हमारा कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ये जो लंबा है इसे लंब कहते हैं, ये कितना है, R है। आधार देखो, अगर टोटल 12 है तो इनका मध्यबिंदु यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, L, यहाँ से यहाँ तक L, और ये भी कितना होगा, L ही तो होगा ना, क्योंकि मध्यबिंदु O है तो ये L तो भी तो टोटल 2L हुआ। तो ये दूरी कितनी है, L, और हमें दूरी क्या निकालनी है, ये A से P तक की दूरी तो निकालनी थी ना। तो यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसे कहते हैं कण, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है, अगर वो बताया था पाइथागोरस प्रमेय, ये बताया गया है कि अगर हम कण का स्क्वायर करें और लंब और आधार का अलग अलग स्क्वायर करें, उनको जोड़ ले, वो कण के स्क्वायर के बराबर आएगा। जैसे यहाँ कण कौन था, AP, तो AP का स्क्वायर करें, इसके बाद लंब का स्क्वायर करें और आधार का स्क्वायर करें, उन दोनों को जोड़े तो कण के बराबर आ जाएगा। हमें केवल AP निकालना था, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा क्या लग जाएगा, रूट। तो इसका मान कितना आ गया, रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। मतलब जो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी आ गई है, रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो देख रहे हो आप, ये भी L है, ये भी R है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो ये दूरियां हमको पता चल चुकी, इतनी बात में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हमें इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर निकालना था, ये दूरी हमें निकालनी है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने का जो फार्मूला होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर। तो यहाँ Q क्या होता है, जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, R क्या होता है, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उनके बीच की दूरी। तो इसीलिए हम R निकालना पड़े, ये दूरी निकालनी पड़े। तो हम एक एक आवेश के कारण देख लें। देखो हम सबसे पहले माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पे देख रहे हैं, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो तीव्रता देखो हम बता चुके, हर आवेश के कारण होता है, E1 के कारण भी उत्पन्न होगा और E2 के कारण भी उत्पन्न होगा, ये फार्मूला अच्छे समझ गए हैं। तो यहाँ एक इसके कारण होगा तो इसे हम E1 मान लें, और प्लस के कारण क्या मान लें, E2 मान लें। तो इसी कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम हम क्या देते हैं, E1। तो E1 बराबर फार्मूला हमारा क्या लग जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है Q, आवेश कितना है Q, और इसके बाद क्यों भाई R स्क्वायर होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, रूट R का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये अच्छे से आप सभी लोग समझ गए हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा आवेश कितना था Q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब अगर होल स्क्वायर किया तो यहाँ से रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये E1 के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब उसी प्रकार हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लें। इतनी तो बात अच्छे से आप सभी लोग समझ ले, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये थ्योरी भी जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक, तो इतना समझ गए। अब प्लस क्यू के कारण इन पर देख रहे हैं, तो देखो प्लस क्यू के कारण भी इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होगी क्योंकि आवेश क्यों है बिंदु P पर, देखना दूरी भी कितनी है, वही है, दूरी भी वही है। तो यहाँ पर जब हम E2 निकालेंगे तो E2 भी कितना आएगा, इतने आएगा। अब अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो भी उतनी ही आएगा क्योंकि आवेश भी समान है और दूरी भी क्या है, समान। बस केवल आवेश दिशाओं में विपरीत है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विपरीत होगी। तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विपरीत होगी लेकिन मान समान ही रहेगा क्योंकि दूरी भी समान है, आवेश का भी मान समान है। तो ये E1 आ गई, ये क्या आ गई E2, ये E1 आई, ये हमारी क्या आ गई E2। तो ये परिणामी तीव्रता तो है नहीं, यहाँ केवल E1 आई है और E2। तो अब हम इनके क्या निकालें, परिणामी तीव्रता। इतनी बात अच्छे समझे गए थे। अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं चाहे परिणामी तीव्रता। तो यहां से E बराबर हमारा कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब यहाँ E2 cos थीटा कैसे आ गया हमारा, देखो वहां अगर देखा जाए दोनों E1 व E2 कौन से घटक थे हमारे, जो E1 और E2 था, E1 E2 हमारे कौन से घटक थे, लंबवत घटक थे। और जो लंबवत घटक होता है तो अगर उनको अदिश में बदलना है तो उसके साथ में क्या लगा देना, cos थीटा लगा देना है, केवल क्या लगा देना है, cos थीटा। तो इसीलिए दोनों, एक क्या हो गया cos थीटा, दोनों लंबवत ही घटक थे ना, तो एक पहला भी cos थीटा, दूसरे साथ में क्या लगा दिए हम, cos थीटा लगा दिए, तो इसलिए हो गया। एक बात हमको पता है, जितना E1 आया था उतना ही E2 आया था, तो चाहे आप E1 E1 लिख दो चाहे E2 E2 लिख दो। तो अगर यहाँ भी E1 कर दे, यहाँ भी E1 कर दो तो E1 E1 कितने हो जाएंगे, 2 E1। जरूरी नहीं है आप E2 भी कह सकते हो क्योंकि E1 E2 दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम E का मान रख, 2 लिखा, 2 लिख दें। E का मान हमारा कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसके बाद हमारा कितना लिखा, cos थीटा लिखा है, cos थीटा। तो सबसे पहले यहाँ cos थीटा का मान हम निकाल के बताएं कि cos थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा। देखो हम cos थीटा का मान पढ़ चुके हैं भैया, मैथ पढ़े हैं जब हाई स्कूल में, तो वहां हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। किसी त्रिभुज में अगर हमें cos थीटा निकालना है तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर अगर इस त्रिभुज में देख रहे हैं, ये हमारा कितना आ गया है, R का स्क्वायर प्लस L, तो आ गया ना। हम अभी बता चुके हैं कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, L, आधार कितना है L, और कर्ण का मान कितना है, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसलिए हमारे cos थीटा इतना आ गया। इतनी बात में तो कोई दिक्कत तो है नहीं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार L था, कर्ण ये था, तो इस प्रकार हम लगा देंगे। तो अब हम आगे देखेंगे, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। cos थीटा का मान हमारा भी कितना आया है, L बटे रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं, E1 का मान रख दे, cos थीटा का मान रख दी। तो हम देखें यहाँ E1 बराबर कितना आ गया हमारा, 2L क्यू, एक साथ में लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू। यहाँ बचा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इतनी बात में कोई दिक्कत है नहीं। अब हम एक बात ये भी जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2L गुणे क्यू, 2L गुणे क्यू, P बराबर होता है 2L गुणे क्यू। किसी भी समीकरण को छोटा करना ही हमारा लक्ष्य होता है। तो यहाँ इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं पी, तो ये कितना आ गया पी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो जैसे हम अच्छे स्थिति में करते हैं, देखो यहाँ आर का मान बड़ा है और एल का मान बहुत ही छोटा है, तो आर की तुलना में एल क्या है नगण्य, एल है हमारा नगण्य, अर्थात एल को हम मान लेंगे 0। तो यहाँ से हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद लिखा है टी, अगर हम यहाँ एल को 0 मान लेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ एल को 0 मान लेंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो गया पी, ये आर अंदर 2 बार तो बाहर 1 बार हो जाएगा, तो ये ई बराबर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर का गुण आर स्क्वायर गुणा आर से तो कितना हो गया आर क्यूब। यही हुआ विद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।